आप सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं। कल रिमेटिक फीवर के बारे में, संदिग्ध ज्वर के बारे में चर्चा की गई थी। आज पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब उपस्थित हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर प्रकाश सिंह का प्रश्न है। 80 इयर्स का मेल है, फ्रॉम 2 इयर्स हाइपर एसिडिटी है उसको और गैस्ट्राइटिस है। 30 इयर्स का पेशेंट है, उसको हाइपर एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है। बहुत ट्रीटमेंट लिया है लेकिन आराम नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप में सबसे पहले ये अम्ल पित्त के रूप में हम समझ सकते हैं। और अम्ल पित्त में व्याधि आमाशय उत्थोजयम, यह आमाशय जन्य व्याधि है। व्याधि आमाशय उत्थोजयम, ऐसी अवस्था में वमन और विरेचन दोनों कराएं। व्याधि आमाशय उत्थोजयम कफ पित्ते तदाश्रय तस्माद आदित एवास्य मूलोच्छेदाय बुद्धिमान अक्षीण बलमांसस्य वमनम संप्रकल्पेत नानो मन्य क्रमो शांते वमनादृते मूलोच्छेदाद उत्तरोह स्कंद शाखा विपर्यये। मूल स्थान पे हमको हिट करना है तो सबसे पहले आप वमन करा दें और विरेचन। वमन के लिए शतावरी घृत या पंचतीर्थ घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराएं। सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने तक आभ्यंतर स्नेहपान कराएं, फिर 1 दिन स्वेदन कराएं और फिर वमन करा दें। वमन में कौन सा मदन फल कल्प लेना, ये विचार करना है। तो इसमें मुलहठी गिलोय 20-20 ग्राम ले लीजिए। 100 ml काढ़ा बना लें और इसमें 12 से 15 ग्राम के बीच मदन फल पिपली यौकुट करके भिगो के रख दें। 1 दिन पहले, वमन के 1 दिन पहले। फिर वमन के दिन प्रातःकाल मसल के छान लें और इसमें 2.5 ग्राम सेंधव, 5 ग्राम 20 ग्राम शहद मिला करके ये मदन फल कल्प के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद वमन कराएं विधिवत संसर्जन क्रम, फिर वमन के 15वें दिन विरेचन क्रम। विरेचन क्रम में भी आभ्यंतर स्नेहपान शतावरी घृत का देना है या पंचतीर्थ घृत का। यहाँ बढ़ी हुई मात्रा में 3 दिन ही, 9वें, 10वें, 11वें दिन 3 दिन आभ्यंतर स्नेहपान और 12वें, 13वें, 14वें दिन रेस्ट पीरियड है, वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन। और ऐसा आहार विहार देना है जो कफ पित्त वर्धक ना हो। विरेचन करा दें। साथ साथ में औषधियों को भी सेवन कराएं। ऐसी अवस्था में शतावरी चूर्ण 100 ग्राम, मुलहठी चूर्ण 50 ग्राम और 20 ग्राम मंडूर भस्म मिला लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन कराएं। इसके अलावा कामदुधा मौक्तिक 60 मिलीग्राम, सूत से खर्रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 बार या 3 बार दिन भर में शहद के साथ सेवन कराएं। टैबलेट में टैबलेट अल्सरेक्स या टैबलेट सुक्तिन 2-2 गोली दिन में 2 बार आप पानी के साथ सेवन कराएं। साथ में अविपत्तिक चूर्ण भोजन के 1 घंटे बाद दोनों टाइम देवें। साथ में निदानम परिवर्जनम, जो तीखी चीज़ें हैं, बेसन है, मैदा है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, तली मली चीज़ें हैं, वो बिल्कुल न खाएं।
और टेंशन भी ना पालें, क्योंकि तनाव के कारण भी एसिडिटी उत्पन्न होती है। खाने में दूध रोटी, दूध दलिया या मसाला रहित सब्जियों का प्रयोग करें। सब्जियों में गरिष्ठ सब्जियां नहीं, जैसे बैगन है, भिंडी है, मैदे की सब्जियां, बेसन की सब्जियां, ये बिल्कुल ना लें। डॉक्टर रजनीश शर्मा, उनका एक शंका है कि बीपी यदि बढ़ा हो तो उसमें विरेचन से लाभ अच्छा होगा कि रक्त मोक्षण से। एक्चुअली विरेचन से लाभ ज़्यादा इसलिए होगा कि इसमें पूरे सिस्टम को हम ठीक करते हैं। आपने आभ्यंतर स्नेहपान कराया, स्वेदन कराया, 200 को कोष्ठ मिलाया और उसको आपने विरेचन से निकाल दिया, तो उसका जो मूल है उसको ही आपने नष्ट कर दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि विरेचन से ब्लड प्रेशर में अधिक स्थायी लाभ प्राप्त होता है। रक्त मोक्षण में जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो तुरंत कम हो जाएगा, लेकिन वो स्थायी नहीं रहेगा। पर मैं सलाह ये दूंगा कि आप विरेचन भी कराएं और रक्त मोक्षण भी कराएं, दोनों करें तो पेशेंट को ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। उषा तबानी, डॉक्टर उषा तबानी एक दद्दू का पेशेंट है। उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। व्याख्यान में जो बार बार हम बोलते रहते हैं दद्दू के बारे में, आराम मिला है पेशेंट को, लेकिन 2 काले चकत्ते हो गए हैं पेशेंट में। पंचकर्म वो कराना नहीं चाहता। ऐसी अवस्था में आप एरंड भ्रष्ट हरित की 2.5 ग्राम रोजाना रात को दे दिया करें, या 30 ml कैस्टर ऑयल 50 ml दुग्ध में मिला करके खाली पेट में प्रातःकाल सेवन कराते जाएं। इससे क्या होगा, एकदम पेट साफ होगा, पित्त बाहर निकल जाएगा और रोगी को आराम होगा। पंचनिम्न बटी, महामंजिष्ठादि बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार जरूर पिलाएं देवें पानी के साथ। इसके अलावा गंधक द्रुति मैंने इसमें बताई थी, इसको लगा भी सकते हैं और इसका सेवन भी किया जा सकता है। और बाकी जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं वो लगातार देवें, पेशेंट को निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। काला चकत्ता जो हो गया है थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें आप मोहा लोशन दिन में 2-3 बार, या अल्टीप्लेक्स लोशन, इन दोनों को मिला के भी आप चकत्तों में लगा सकते हैं। धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। टैबलेट टेक्जिमा जो चरक कंपनी की आती है, 2 गोली सुबह शाम को देवें। ये लगातार 2-3 महीना ट्रीटमेंट देंगे तो चकत्ता भी ठीक हो जाएगा। आशुतोष जी, उन्होंने सेरिब्रल एट्रोफी के बारे में पूछा है। कल भी आपका प्रश्न था, मैंने इसका उत्तर बहुत डिटेल में दिया था, शायद आप सुन नहीं पाए। सेरिब्रल एटैक्सी खासतौर से सीनियर सिटीजन को ज़्यादा होता है। स्नेहांश की कमी ब्रेन में हो जाती है और जिसकी वजह से एट्रोफी होती है। ऐसी अवस्था में ब्राह्मण चिकित्सा पेशेंट में करना है। आप 7 दिन शिरोधारा कंटिन्यू और फिर 7 दिन नस्य कर्म कराएं, फिर 7 दिन शिरोधारा, 7 दिन नस्य कर्म। ऐसे क्रम से एक साथ नस्य और शिरोधारा नहीं करना है। नस्य के लिए ब्राह्मी तैल या अणु तैल का प्रयोग 4-4 बूंद की मात्रा में दिन में 2 बार करें। शिरोधारा अश्वगंधा बलारी तैल या चंदन बलाक्षारी तैल से शिरोधारा करें लगभग 50 मिनट तक। इससे काफ़ी ब्रेन में सुधार होता है। इसके अलावा मस्तिष्क की जो मैं क्रिया आपको कई बार बताया हूँ, आंवले को तक्र के साथ पका लें, फिर आंवले को उसकी गुठली निकाल के पेस्ट तैयार करें और सिर प्रदेश में लेप लगाएं। यदि बाल छोटे करा लें तो लगाने में सुविधा रहेगी।
और 1 घंटे तक 1 अंगुल मोटा ये लेप आपको लगाए रखना है। इससे भी रोगी को अत्यधिक आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा ब्राह्मी बटी 2 गोली दिन में 2 बार, और जो ब्रह्मण वस्तियाँ हैं जैसे युक्त रथ वस्ती, वचा मधुक तैलम चा क्वाथा सरस सेंदवा पिपली फल संयुक्तो वस्ती युक्त रथा स्मृता, या सिद्ध वस्ती यवकोल कुलत्था नाम क्वाथा मागधिका मधु ससैंदवा सयाष्टाव सिद्ध वस्ती इति स्मृता। यह ब्राह्मण वस्ती पेशेंट में जोड़ दें। अनुवासन आप लगातार 20 से 21 दिन तक दे सकते हैं। अश्वगंधा बला तैल से या महामास तैल से 30 मिलीलीटर भोजन के बाद, सुकोष करके भोजन के बाद आप इसको दें 21 दिन तक लगातार। सर्वांग अभ्यंग भी कराएं, सर्वांग स्वेद कराएं। औषधियों में इसमें योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ऐसी एक मात्रा दिन में 2 बार ब्राह्मी अवले के साथ इसका सेवन कराएं। ब्राह्मी अवले इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा मेध रसायन जो चरक का है उसमें शंख पुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलैठी बराबर मात्रा में यौकुट कर लें। 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम को खाली पेट में दोनों टाइम सेवन कराएं। साथ में खान पान में ध्यान रखें। अखरोट का प्रतिदिन सेवन करें। 5-6 अखरोट प्रातःकाल खाली पेट में दूध के साथ लेवें। 5 बादाम, 5 अखरोट। रात को सोते टाइम 2 अंजीर और 10 मुनक्के दूध के साथ लेवें। ये निरंतर आप सेवन कराएंगे, निश्चित रूप से पेशेंट को जो सेरिब्रल एट्रोफी है उसमें आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर चरित्र मूर्ति, उन्होंने एक पेशेंट के बारे में लिखा है। वात प्रकृति का व्यक्ति है, 50 ईयर्स ओल्ड है, फीमेल है, कैंसर ऑफ रेक्टम में उसको कैंसर है और प्रतिदिन लगभग 30 बार मल प्रवृत्ति होती है। निश्चित रूप से ये असाध्य श्रेणी की व्याधि है। ऐसा पेशेंट यदि आपको आग्रह करे नहीं आपको ही ट्रीटमेंट करना है तो करिए, अन्यथा ये अपयश देने वाला पेशेंट है। फिर भी ट्राई तो करना ही चाहिए। तो सबसे पहले जो 30 टाइम्स मल प्रवृत्ति होती है उसके बारे में सोचना है। तो इसके लिए पिच्छावस्ती सबसे बढ़िया रहेगी। आप पिच्छावस्ती लगाइए। बदरई है, नागबला, शैलू, शालमली, धन्वन, अंकुराहा, क्षीर शुद्धो, क्षौद्रुता, शास्त्रा, पिछल संगताहा। ये पिछल वस्ती है। और बड़ी मैंने साधारण सी उपयोगी वस्ती का उल्लेख मैंने अपनी किताब में किया है पिच्छा वस्ती का। वह वस्ती भी आप पेशेंट में लगा सकते हैं। इसके अलावा कुटज घनबटी 2 गोली दिन में 3 बार। औषधियों में बोलबद्ध रस, सूत शेखर रस, बोलबद्ध 250, सूत शेखर 125, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, और इसी में आप वैक्रांत भस्म 125 मिलीग्राम और हीरक भस्म मिला लें। इसका डोज कैसे बनाना है तो हीरक भस्म 400 मिलीग्राम, स्वर्ण सूत शेखर रस 5 ग्राम, वैक्रांत भस्म 8 ग्राम और बोल परपटी 8 ग्राम। इन सबको बारीक पीस लें और इसकी 60 पुड़ियाँ बना लें। एक पुड़िया दिन में 2-3 बार पेशेंट को देवें। च्यवनप्राश के साथ देवें, क्योंकि व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाता है तो च्यवनप्राश इसमें ज़्यादा लाभ प्राप्त करेगा। तो ये ट्रीटमेंट पेशेंट को देवें। साथ में जब मल प्रवृत्ति सामान्य हो जाए तो जवारे का रस देवें। जवारा तैयार कर लें गमलों के माध्यम से और इस हरे जवारे में तुलसी और गिलोय ये डाल करके
रस निकाल लें और लगभग 1 कप सुबह 1 कप शाम दोनों टाइम पेशेंट को पिलाएं, बशर्ते कि मल प्रवृत्ति उसकी रुक गई हो। डॉक्टर कृष्णा सागर, कोष्ठ के निर्धारण का सरल विधि। कोष्ठ कैसे निर्धारण करेंगे, क्योंकि ये बात सही है, खासतौर से पंचकर्म के लिए कोष्ठ ज्ञान तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि मृदु कोष्ठी होगा, चरक जैसा कहते हैं, तो 3 दिन में ही उनका स्नेहन हो सकता है। मध्य कोष्ठी होगा तो 5 दिन में स्नेह सम्यक के लक्षण प्राप्त हो सकते हैं। क्रूर कोष्ठी में 7 दिन। पेवेत्रहम चतुरहम पंचाहम षडम तथा सप्तरात्रात् परम स्नेहम सात्मी भवति सेवता। स्नेह प्रकर्षो तो सप्तरात्रि रात्रिकौ हो। तो इसके लिए कोष्ठ का निर्धारण करना जरूरी है। सामान्यतः जो हम प्रैक्टिकली परीक्षण करते हैं तो उसको रात्रि में 1 चम्मच त्रिफलाचूर्ण या एरण्य भ्रष्ट हरित की आधा ग्राम 2.5 ग्राम रात्रि को भोजन के 2 घंटे बाद दे दीजिए। मान लीजिए 8 बजे भोजन करता है तो 10 बजे आप दे दीजिए। प्रातः काल यदि 2-3 बार मोशन हो जाए तो समझ लीजिए मृदु कोष्ठी है। एक ही बार मोशन हो तो मध्य कोष्ठी है, और मोशन न हो तो क्रूर कोष्ठी है, ऐसा समझना चाहिए। कई बार गरम गरम दूध गाय का 1 गिलास पिला दीजिए रात्रि को, और यदि मृदु कोष्ठी होगा तो 2-3 बार मोशन हो जाएंगे। मध्य कोष्ठी होगा तो 1 बार ही होगा, लेकिन क्रूर कोष्ठी होगा तो इससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। शास्त्र में तो कई प्रकार की विधियां बताई हैं, लेकिन ये मैंने आपको साधारण विधि आपको बताई। गुणम इक्षुरसम मस्तु क्षीरम उल्लितम दधि पायसम कृषा सर्पि काश्मर त्रिफलारसम द्राक्षारसम पीलूरसम जलम उष्णम मथाम्बुआ मध्यम वातरणो पीत्वा मृदुकोष्ठे विरेच्यते विरेचयन्ति नयतानि क्रूर कोष्ठम कदाचन। गुणम इक्षुरसम कई चीज़ें बताई हैं, पायस, लेकिन जो मैंने आपको साधारण विधि बताई उसका आप प्रैक्टिकली प्रयोग आप कर सकते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आभ्यंतर स्नेहपान में इसका बड़ा महत्व है। सामान्यतः लोग एक ही मात्रा 30 ml से आभ्यंतर स्नेहपान चालू करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि मृदु कोष्ठी है तो 30 ml से प्रारंभ करिए, मध्य कोष्ठी है तो 50 ml से प्रारंभ करिए, और क्रूर कोष्ठी है तो 80 ml से आभ्यंतर स्नेहपान प्रारंभ करिए। तभी आपको 5 दिन में सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर करना चाहिए। मनदीप शुक्ला जी, 18 मंथ का पेशेंट है, मेल, उसको लीवर कैंसर हो गया है, हेपेटोमेगेली भी है। अब बताइए 18 मंथ 18 महीने का बालक है और उसको लीवर कैंसर हो गया है। लीवर, लंग्स ऐसे स्थानों में कैंसर यदि हो जाए तो ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। हेपेटोमेगेली तो कोई बात नहीं है, वो ठीक हो सकता है, लेकिन लंग्स के कैंसर के लिए तो कुछ कह पाना कठिन है कि ये ठीक होगा कि नहीं। लेकिन फिर भी जो हम आयुर्वेद में देते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ऐसे पेशेंट में चूँकि ये 18 महीने का है तो इसमें 200 मिलीग्राम हीरक भस्म, 5 ग्राम वैक्रांत भस्म, स्वर्ण सूचक रस 5 ग्राम और गिलोय सत्व 5 ग्राम, इन सबको 60 पुड़ियाँ बना लें। 1 पुड़िया सुबह शाम को ब्राह्मी अवले या च्यवनप्राश के साथ पेशेंट को सेवन कराएं। इसके अलावा हेपेटोमेगेली के लिए आरोग्यवर्धनी 1 गोली, लिव 52 DS 1 गोली, ऐसी 1 सुबह 1 शाम को, दिन में 2 बार पेशेंट को दें। साथ में भूमि अमल की क्वाथ 10 ml पानी भोजन के बाद पेशेंट को दें। इससे निश्चित है रोगी को लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर रंजीत गुप्ता, स्वप्न दोष की चिकित्सा के बारे में पूछा है।
तो उसकी हिस्ट्री लीजिए पेशेंट की। अत्यधिक सेक्स से संबंधित जो लिटरेचर है उसको पढ़ना, उत्तेजित रहना, हमेशा सेक्स के बारे में ही सोचना और विबंध होना, विबंध से भी स्वप्न दोष होता है। तो सबसे पहले पेशेंट को विरेचन जरूर करा दें। विरेचन कराने के बाद फिर स्तंभक दवाइयाँ आप दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट की शिक्षा बहुत आवश्यक है। साउंड स्लीप नहीं आएगी तो स्वप्न दोष होता है। ये प्रयास करें कि नींद अच्छी आए, तो इसके लिए खुरासानी अजवाइन, अश्वगंधा और जटामांसी। जटामांसी आदि को आते 3 चीज़ें हैं, अश्वगंधा, जटामांसी, खुरासानी, अजवाइन। तीनों बराबर मात्रा में ले करके यौकुट कर लें। 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम दोनों टाइम पेशेंट को दें पीने के लिए। इसके अलावा मुलैठी 100 ग्राम, धाय पुष्प 100 ग्राम, नाग केसर 100 ग्राम और शतावरी 100 ग्राम, इन चारों को बारीक पीस लें। 1-1 चम्मच दिन में 3 बार पेशेंट को सेवन कराएं और प्रतिदिन रात में एरंड भ्रष्ट हरित की 2.5 ग्राम दे दें, जिससे मोशन उसका निरंतर क्लियर होता रहे। इसके अलावा इसमें अग्नि का भी ध्यान आपको रखना है। अग्निमांद नहीं होना चाहिए, पेशेंट का भोजन अच्छा होना चाहिए और टेंशन, अवसाद की कंडीशन नहीं होना चाहिए। अकेले न रहे, काम में व्यस्त रहे, ये भी आपको इसमें ध्यान देना है। साथ में बंगशील टैबलेट एक आती है हिमालय की, 2-2 गोली दिन में 2 बार, इसका सेवन भी आप कराएं। डॉक्टर योगेश महाजन, क्रैक्ड हील, एड़ियों फट जाती हैं खासतौर से ठंडे के ऋतु में। इसके लिए तगर, चिरौंजी और हल्दी, तगर, चिरौंजी और हल्दी, इनको आप बारीक पीस लीजिए थोड़ा पानी डाल करके, और इसमें थोड़ा से ग्लिसरीन मिला करके रात्रि में सोते टाइम दोनों एड़ियों में लगा दें। पहले पैर को अच्छी तरह साफ करें साबुन से। जब पैर पूरी तरह साफ हो जाए पोंछ लें और फिर ये स्लेब का प्रयोग करें। या चिरौंजी, गुलाब जल और ग्लिसरीन, इन तीनों का पेस्ट तैयार करें और इसको दिन में 2 बार या रात्रि में तो जरूर लगाएं। लगाने के पहले आप पैरों को अच्छी तरह धोएं और ठंडे ऋतु में हमेशा जूते और मोजे पहने, चप्पल न पहने। चप्पल पहनने से भी गंदगी एकत्रित होती है और फटते ज़्यादा हैं, ज़्यादा एड़ी में नुकसान होता है। साथ में महामंजिष्ठादि क्वाथ 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम आप दें। पंचडम्बवटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, और ये जो मैंने 2 लेप बताए उनका प्रयोग करें। आप देखेंगे 15 दिन के अंदर एड़ी का फटना बंद हो जाएगा। प्रतिदिन साफ सफाई जरूर करें और कहीं बाहर जाएं, घर पे रहें तो मौजा पहने। रात को जब सोते हैं तो मौजा पहन के सोएं, क्योंकि पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे, उससे भी एड़ियों में नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर नीरज वर्मा 25 साल का पेशेंट है, मेल है, और उनको सफ़ेद बाल कुछ मात्रा में 2-3 मात्रा में दिख रहे हैं। डॉक्टर वरुण शाह, इन्होंने भी बाल सफ़ेद हो जाए तो क्या चिकित्सा करना चाहिए, कल मैंने बताया था, शायद आपने सुना नहीं है, फिर सुन लीजिए।
सबसे पहले जो मस्तिष्क के मैं बता चुका हूँ। आंवले को आधा किलो आंवला, आधा किलो छाछ में पका लें, पूरा अच्छी तरह पक जाए, बीजा निकाल लें। बीजा निकालने के बाद इसका पेस्ट तैयार करें अच्छी तरह, हाथ में मसल करके या कपड़े में छान करके, और 2 अंगुल मोटा सिरा प्रदेश में इसका लेप करें। अगर मुंडन करा लें तो और अच्छा, नहीं तो छोटे बाल करा लें और इसका लेप करें। 1 घंटा धारण काल रखें, 1 घंटे के बाद आप धो लें। लगातार 21 दिन तक करें। साथ में ब्राह्मी तेल या अणु तेल का नस्य करें, या चमेली तेल बहुत अच्छा है। 4 बूंद दक्षिण नासा, 4 बूंद वाम नासा में दिन में 2 बार डालें। ये लगातार 21 दिन का प्रयोग है। उसके बाद एक और लेप में 2 लेप में बताना चाहूँगा। आंवला, काला तिल, कमल केसर, मुलैठी, इन सब को बारीक चूर्ण कर लें और मधु के साथ लेप तैयार करें और शिरा प्रदेश में लगाएं। और इन्हीं औषधियों से तैल सिद्ध कर लें, तिली तैल। इन्हीं औषधियों से उसका नस्यकर्म कर सकते हैं, अभ्यंग भी इसका कर सकते हैं। दूसरा योग और मैंने बताया था, उसमें चिरौंजी, मुलैठी, काला तिल, पीपर और जीवनी गण की 10 औषधियाँ, इन सब को मिला करके दूध के साथ पीस लें और ये शिरा प्रदेश में धारण कराएं। इन्हीं से सिद्ध तैल भी तैयार कर सकते हैं, जो नस्य के लिए और अभ्यंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खान पान में ध्यान दें, पोषण की कमी न हो। टेंशन, तनाव, अवसाद, ये भी इसके लिए एक मुख्य कारण है। और शिरा प्रदेश में अच्छा अभ्यंग करें। कई लोग तो तेल लगाते ही नहीं हैं। सिंपली नारायण तेल, तिली तेल अच्छी तरह अभ्यंग शिरा प्रदेश में करें। यदि उपलब्धता हो तो शिरोधारा भी कराएं, नहीं तो पिचू धारण कराएं। पिचू धारण ज़्यादा उपयोगी है। इतनी प्रक्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से बाल जो सफ़ेद हो गए हैं वो काले हो जाएंगे। डॉक्टर चैताली सिंह जी ने प्राइमरी स्टेरिलिटी के बारे में पूछा है। प्राइमरी स्टेरिलिटी, पहले समझ लें कि प्राइमरी स्टेरिलिटी क्या है। 1 वर्ष तक लगातार कपल साथ में रह रहा है, बर्थ कंट्रोल की कोई टैबलेट उपयोग नहीं कर रहा है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। इट रिफर्स टू कपल्स हु हैव not become pregnant after at least 1 year having sex without using the birth control method. इसको हम प्राइमरी स्टेरिलिटी बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, उनका सब जांच करा लीजिए, स्पर्म काउंट करा लीजिए, सोनोग्राफी करा लीजिए लेडीज़ में, और पता लगाइए कोई स्थायी विकृति तो नहीं है। अगर स्पर्म काउंट, मोटेलिटी सही है, ओवरी सही है स्त्रियों में, तो निश्चित रूप से आप इसमें मदद कर सकते हैं। तो मैंने आपको गर्भ स्थापना के लिए एक औषधि बताई थी। 5 पत्ते कोमल पीपल के ले लीजिए और 6 अंगुल लंबी एक गिलोय की स्टेम ले लीजिए, हरा ताज़ा, और वटशृंग करीब 7 नग, और 7 नग ही जो लटाएं होती हैं तो अग्रभाग सफ़ेद होता है, उसके साथ तोड़ लीजिए और इसको अच्छी तरह बारीक पीस लीजिए और छान लीजिए। इसको सूंघना है, पहले दक्षिण नासा से, वाम नासा से, और इसको पीना है।
ये सूर्योदय के पहले ये कार्य किया जाना है और ये कार्य ऋतुकाल में करना है। जब एमसी बंद हो जाता है तो 16 दिन का पीरियड ऋतुकाल कहलाता है। ये 16 दिन अवश्य ही इसका सेवन करना चाहिए। इससे गर्भ स्थापना पूर्ण संभावित रहती है और यदि कोई कारण उत्पन्न हो तो फिर उसकी चिकित्सा आपको अलग से करना पड़ेगी। लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि पहले आप संशोधन कराएं, वमन विरेचन कराएं और वस्ती, वमन विरेचन और वस्ती ये जरूर कराएं। उसके बाद फिर उत्तर वस्ती इसमें ज़्यादा लाभ करती है। उत्तर वस्ती में फल घृत वस्ती या दशमूल तेल की वस्ती और निरूह के रूप में आप गंभारी और कोटच इसके काढ़े से निरूह वस्ती उत्तर वस्ती के रूप में आप स्त्रियों में दे सकते हैं। इससे निश्चित रूप से जो प्राइमरी स्टेरिलिटी है वो निश्चित रूप से उसमें लाभ प्राप्त होता है। डॉक्टर प्रकाश सिंह, भोजन बाद छाती और पेट में जलन होती है, रिपोर्ट सब नॉर्मल है। भोजन में देखें तली मली चीज़ें ना हो, बेसन की चीज़ें ना हो और ऐसा इतना खाना खाएं कि आपको भूख लगी रहे। ज़्यादा खाएंगे तो उससे कभी कभी हो सकता है, फिर भी न जाए तो इसमें 4 दिन 5 दिन त्रकटी चूर्ण या अष्टांग लवण या हिंगोष्टक चूर्ण दे करके दीपन पाचन कर ले। फिर पंचतीर्थ घृत या शतावरी घृत से अभ्यंतर स्नेह पान करा के विरेचन करा दें। विरेचन से निश्चित रूप से दाह में अल्पता आएगी। वायु जब अनुलोमन होगा, क्योंकि अपान वायु विकृत हो जाती है तो इस प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। तो विरेचन कराने के बाद फिर इसमें कामदोधा मौक्तिक 125 मिलीग्राम, सूत से रस 125 मिलीग्राम, पुराल पिष्टी 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार सेवन कराएं। नारी के लवण 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार। अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन भी आप पेशेंट में कर सकते हैं। डॉक्टर अनुराधा, पेशेंट को डायबिटीज़ है, एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, उनको पूर्णतः आराम है, लेकिन वो आयुर्वेद में शिफ्ट होना चाहते हैं। आयुर्वेद में यदि शिफ्ट होना है तो आपको खान पान में परहेज करना पड़ेगा और यदि आप संशोधन करा लें, स्थूला प्रमेही बलवान हैका कृशस्तयिका परिदुर्बलस्यो संब्रह्मणम तत्व कृशस्य कारम संशोधन दोष बलाधिकस्य। बलवान व्यक्ति है, बहुदोष अवस्था है, तो वमन विरेचन कराने के बाद प्रमेहग्न वस्ती, जिसका मैंने कई बार उल्लेख किया है, मेरी किताब में भी है, आप उसका प्रयोग करें। इसके अलावा बसंत कुसुमाकर 60 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, त्रिवंग भस्म 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार देवें गर्म पानी के सारे दूध के साथ। मामज्जक घनबटी और गुड़मार घनबटी 2-2 गोली दिन में 3 बार दें और धीरे धीरे एलोपैथिक दवाई छोड़ते जाएं और साथ में खान पान में परहेज करें। चावल बिल्कुल ना लें, हो सके तो गेहूं लेना बंद कर दें, उसकी जगह आप बाजरा है, ज्वार है या बराबर मात्रा में चना और गेहूं पिसवा लें, इसकी रोटी लें। रात को खाना ना खाएं, रात्रि में आप लौकी खाएं, लौकी की सब्जी या लौकी का जूस आप करेंगे तो देखेंगे आपको 15 से 20 दिन में आपका जो ब्लड शुगर है वो लेवल में आ जाएगा। डेली कम से कम 3-4 किलोमीटर जाएं पैदल, सूर्य नमस्कार करें, योगा अभ्यास प्राणायाम करें, इससे आपका ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा और एलोपैथिक की दवाइयाँ छूट जाएंगी। ये मैं खुद डायबिटिक हूँ, मैंने अपना प्रयोग किया है। लगभग 1 माह से मैं सिर्फ रात्रि में लौकी का जूस या लौकी की सब्जी लेता हूँ, रात्रि को खाना नहीं खाता। दोपहर को मात्र 2 रोटी पतली पत्ती, चावल बिल्कुल नहीं, दाल और रोटी भी आजकल ज्वार या बाजरा या मिस्सी रोटी जिसको कहते हैं उसका ही मैं सेवन कर रहा हूँ। और मेरा मैं जो दवाइयाँ ले रहा था मैंने सब छोड़ दी हैं। अभी सिर्फ मैं डाइबेकॉन 2 गोली सुबह शाम ले रहा हूँ। मुझे लगता है अब चूँकि दोबारा ना हो इसलिए मैं ले रहा हूँ और कम से कम 2 घंटा योगा अभ्यास करता हूँ। डेली सुबह शाम घूमने जाता हूँ।
और स्ट्रेस नहीं, तनाव नहीं। दिन भर अपने काम में हम व्यस्त रहते हैं, आपको व्याख्यान देते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है, तो दिन भर हमारा इसी में बीत जाता है। क्यों खाली बैठेंगे तो दुनिया भर का सोच आएगा और उसकी वजह से परेशानी होती है। तो यदि आप लाइफ स्टाइल ठीक कर लें तो आप डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैंने अपने में करके मैंने आपको बताया। डॉक्टर के.एन. गंगवार, कैसे निश्चित करें कहाँ स्नेह नस देना है, कहाँ शोधन देना है, कहाँ उत्पीड़न? तो आपको योग और अयोग का विचार करना पड़ेगा। विरेचनम ब्रह्मणम चा समनम त्रिधा वितत। विरेचनम कहाँ देना है? विरेचनम श्राहशूल शाद गंड आमयो हो। विरेचनम श्राहशूल जाद छंद गलामयो हो। जहाँ अवरोध हो, नासा अवरोध हो, जहाँ स्रोतो दृष्टि संग हो, वहाँ पर आपको विरेचन नस्य देना है। स्तंभ सुप्ति गुरुत्वाद्या श्लेष्म को योश रोगराह सुरो विरेचनम तेसु नस्ता कर्म प्रशस्ते। और ब्रह्मण कहाँ देना है? एचा वातात्मका रोगाः सरा कंप अर्जिताद्या सरस तर्पणम तेसु नस्ता कर्म प्रशस्ते। और शमन रक्त पित्तादि रोगेषु समनम नस्यम मिश्रते धमापनम धूम्रपानम च तथा योगेषु शस्ते। विरेचनम सराहशूल जाड्य संद गलामये सोफ गंड क्रम ग्रंथि कुष्ठापस्मार पिनिसे यहाँ शोधनस। ब्रह्मणम वाते शूले सूर्यावर्ते सुरक्षय नास्यासो सुवाक्सं कृच बोधो अभाव के, यहाँ आपको ब्रह्मण। और समनम नील का व्यंग केश दो साक्षी राजसु, यहाँ समन। तो आपको योग आना चाहिए। सामान्यतः वातव व्याधियों में ब्रह्मण नस्य है, और जो संशमन करने लायक व्याधियां हैं वहाँ शमन नस्य देते हैं। और जहाँ पर स्रोतो अवरोध है, गले के रोग हैं, वहाँ पर शोधन नस्य किया जाता है। तो आपको योग और अयोग का ज्ञान करना पड़ेगा। नरेश ढंजे ने पूछा है, रिमेटिक फीवर के लक्षण और चिकनगुनिया से मिलते जुलते हैं? शुरुआती लक्षण जरूर मिलते हैं, लेकिन संदिग्ध जोड़ में जो कार्डियक डिसीज होती है, हृदय विकार, वो हो जाता है। दूसरा, चिकनगुनिया जब क्रॉनिक हो जाता है तो आम वात के लक्षण जैसे मिलते हैं। ट्रीटमेंट में भी आयुर्वेद के अनुसार से बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं है। तो आपका कहना सही है। डॉक्टर चैताली सिंह ने हेयर फॉल के बारे में पूछा है, तो मैंने अभी आपको जो बाल ना पकें उसके लिए जो दवाइयाँ बताई हैं वो हेयर फॉल के लिए भी लागू होती हैं, उनका प्रयोग आपको करना चाहिए। हमारे साथ चिकित्सक जुड़े हैं, डॉक्टर D.K. श्रीवास्तव, डॉक्टर विकेश महाजन, डॉक्टर मणिभूषण कुमार, डॉक्टर चैतन्य वैद्य, रचना जायसवाल, सुकुमार जोशी, डॉक्टर संजय, डॉक्टर योगेश महाजन, लक्ष्मण राजपुरोहित जी, भानु प्रताप सिंह जी, शीतल गुंजनवार जी, सोनल पटेल, शिल्पा पालस्कर, निर्मला स्वाल, मनोरंजन साहू, सविता पाटिल, चंद्रकला, प्रशांत ससाने, संध्या पांडे, अरुण शर्मा, प्रदीप मानवी, वंदना पाठक, R.V. प्रजापति जी, डॉक्टर के.एन. गंगवार, डॉक्टर गिरी प्रसाद शर्मा जी, मुडुक्कुल वासु, बलजीत कौर, विनय मित्तल जी, मनदीप शुक्ला जी, शैलेंद्र ठाकुर जी, रंजीत गुप्ता जी, के.एन. गंगवार जी, तो ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन इस व्याख्यान का लाभ उठा रहे हैं। आइए आज पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में चर्चा करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ये बहुत ही प्रमुख ग्रंथि है, इसलिए इसके रचना के बारे में, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स पैदा होते हैं, ये जानना जरूरी है। तो आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड पर चर्चा करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस ये वयस्कों में 500 मिलीग्राम की होती है, फीमेल में कुछ अधिक भार होता है इस ग्रंथि का। ये मस्तिष्क के तल भाग, जिसको सेला टार्सिका कहते हैं, वहाँ पर स्थित रहती है। इसके दो भाग होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। दो भाग होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। यह सर्वाधिक प्रधान ग्रंथि है
और इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके हार्मोन अन्य ग्रंथियों के हार्मोन्स को उत्तेजित करने का काम करता है। अब आइए फंक्शन पर थोड़ा देख लें। फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसमें 6 प्रकार के हार्मोन का निर्माण होता है। 6 प्रकार के हार्मोन होते हैं। पहला होता है ग्रोथ हार्मोन। यह अस्थियों की लंबाई चौड़ाई की वृद्धि करता है तथा हड्डियों को पुष्ट भी करता है, इसलिए इसका नाम ग्रोथ हार्मोन है। दूसरा है लैक्टोजेनिक हार्मोन। नाम से स्पष्ट है, यह स्त्रियों में दुग्ध का निर्माण करता है तथा नियमित स्तर बनाए रखने में सहायक होता है। तो पहला कौन सा हो गया? ग्रोथ हार्मोन, दूसरा लैक्टोजेनिक हार्मोन, और तीसरा होता है एड्रिनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको ACTH कहते हैं। आपने बराबर इसका नाम सुना होगा, ACTH। यह सुप्रारीनल ग्लैंड के हार्मोन के निर्माण एवं स्राव के लिए प्रेरित करता है, उसको उत्तेजित करता है, लेकिन अधिक मात्रा होने पर शरीर में कृष्ण वर्ण की उत्पत्ति हो जाती है और तनाव कम करता है। चौथा हार्मोन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं TSH। यह आपने सुना है। यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है, जिससे थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स निकलते हैं। थायराइड की वृद्धि में भी इस हार्मोन का अत्यधिक रोल है, जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से स्पष्ट है। पांचवा होता है गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम FSH कहते हैं। यह ग्रेफियन फॉलिकल्स की वृद्धि एवं पूर्णता का कार्य करता है। पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण तथा सेमाइनल वेसिकल के सामान्य कार्यों को भी संपादित करता है। और दूसरा इसमें जो हार्मोन होता है उसका नाम है लुटेनजिंग हार्मोन, LH। ओव्यूलेशन का कार्य करता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, जो मेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है, उसको उत्पत्ति करता है, उससे उत्पन्न करता है। फंक्शंस ऑफ द हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब में 6 प्रकार के हार्मोन पैदा होते हैं, जिसका विवरण मैंने प्रस्तुत किया। अब आइए पोस्टीरियर लोब में कौन कौन से हार्मोन पैदा होते हैं। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें जितने भी हार्मोन उत्पन्न होते हैं वस्तुतः हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पन्न होते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा ये पोस्टीरियर लोब में एकत्रित होते हैं। बनते हाइपोथैलेमस में हैं, लेकिन पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में ये एकत्रित होते हैं। ये इनके 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार के हार्मोन्स पैदा होते हैं। पहला एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका शॉर्ट नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन जल का संग्रह करता है, अर्थात जलीयांश की कमी नहीं होने देता, अर्थात मूत्र प्रवृत्ति को कम करता है। कुछ मात्रा में यह वेजो कॉन्ट्रैक्शन भी है, वेन्स को संकुचित करता है। और दूसरा हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसका मुख्य कार्य है गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करना तथा स्तन की कोशिकाओं को भी उत्तेजित करता है और संकुचित करता है, जिसके फलस्वरूप दुग्ध की प्रवृत्ति अर्थात इजेक्शन ऑफ मिल्क ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण उत्पन्न होता है। तो आपने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण यह ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके लिए मैंने सोचा कि पहले इसमें आपको बताऊं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और कितने हार्मोन्स इससे निकलते हैं और क्या क्या काम करते हैं, ये मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा है आपने इसको समझ लिया होगा। अब कल से इसके जो अतिस्राव होने के कारण, कम स्राव होने के कारण जो विकार हैं उनमें चर्चा करेंगे। यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार, जय आयुर्वेद।